हेलो एवरीवन एंड जय हिंद टू ऑल। मैं अनमोल माटा आप सभी का स्वागत करती हूँ क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग ईडियम एंड फ्रेजेस करने वाले हैं विद ट्रिक्स। आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा। आज का जो टॉपिक है इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स बिकॉज ईडियम एंड फ्रेजेस याद करने में ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था। बिकॉज ईडियम फ्रेजेस एक ऐसा टॉपिक है जो आपको सिर्फ एग्जाम में काम नहीं आता है, आपकी डे टू डे लाइफ में भी काम आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे हैं और आप उसमें ईडियम फ्रेजेस भी एड ऑन कर लेते हैं तो इट्स जस्ट लाइक अ चेरी ऑन द केक। उससे आपकी स्पीकिंग बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव लगती है और साथ ही साथ इन्हें याद करना भी बहुत ही आसान होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने कुछ टॉप 100 ईडियम्स आपके लिए सिलेक्ट की है जो रिपीटेटिवली एग्जाम्स में पूछी गई है। एक या दो बार नहीं, कम से कम 5-5 6-6 बार पूछी गई है। उन सारी ईडियम्स को आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। ये क्लास उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है जो लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें इंग्लिश पूछा जाता है। अलॉन्ग विद दैट ये वाला टॉपिक ऐसा है जो कोई भी देखे उसके लिए बेनिफिशियल होगा। बिकॉज ईडियम तो ऐसा है कि कोई भी अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर सकता है और उसके काफी सारे बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग बहुत शानदार शानदार ट्रिक्स पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक करके जरूर जाना, ठीक है। तो हम लोग अपना सेशन स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं हमारी फर्स्ट ईडियम कौन सी है। तो फर्स्ट ईडियम है डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने दिख रहा है, इमेज भी बनी हुई है, डांस टू समवन्स ट्यून। यहाँ पे एक सपेरा बना हुआ है जो कि सांप को क्या कर रहा है, नचाने का काम कर रहा है ना। आप सभी को पता है सपेरा क्या करता है, अपनी ट्यून के अकॉर्डिंग इस सांप को नचवाता है। तो डांस टू समवन्स ट्यून इसका मतलब होता है किसी को अपने इशारे पर नचाना, ठीक है। अब हम लोग टोटल 100 इडियम्स डिस्कस करेंगे। आप लोग एक काम कीजिए, अपनी कॉपी में 1 to 100 तक नंबरिंग कर लीजिए और जैसे ही सेशन खत्म हो मुझे कमेंट में बताना जरूर कि 100 में से आप लोगों की कितनी इडियम्स करेक्ट हुई, ठीक है। मैं आंसर डिस्क्लोज करूं उससे पहले आप लोग मुझे आंसर बताइएगा और जितने भी स्टूडेंट्स या जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी स्टूडेंट्स मुझे प्लीज कमेंट में जरूर जवाब देना कि 100 में से आप लोगों का क्या स्कोर रहा है। चलिए, तो इसका आंसर हम लोग देख लेते क्या होगा। डांस टू समवन्स ट्यून इसका मतलब होता है किसी को अपने इशारे पे नचाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डू व्हाट अदर्स वांट यू टू। दैट मीन्स वो करना जो सामने वाला आपसे करवाना चाह रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये इडियम ऑल्दो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछी गई है लेकिन जो रिसेंट पूछी गई है ना उसका हमने एग्जाम ईयर यहाँ पे एड ऑन कर दिया है, ठीक है। तो आप एग्जाम ईयर भी देख सकते हैं। जो भी इडियम्स है सारी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछी गई है। भले ही यहाँ पे एसएससी एग्जाम को सारी लिखी हुई लेकिन ये बैंकिंग एग्जाम में भी पूछी गई है। इवन एफकेट और सीडीएस एग्जाम्स की भी ईडियम इसके अंदर इंक्लूडेड है ना। तो ये सारे स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है जो भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं। नेक्स्ट ईडियम की तरफ प्रोसीड करते हैं और देखते क्या है। एज क्लियर एज मड। एज क्लियर एज मड का मतलब आपको बताना है क्या होता है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। एक्सट्रीमली डर्टी, ऑनेस्ट एंड लीगल, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, कंप्लीटली सुटेबल फॉर समवन। अब इस फोटो को देख के आप लोग जरा अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए कि क्या आंसर हो सकता है एज क्लियर एज मड का। अब भाई साहब इसको इमेजिन कर लो आप कि ये जो भाई साहब है ये बेचारे मड में फंस गए हैं, मड में फंस गए हैं और इस सामने वाले को अपनी कुछ बात कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट अब वो मड में फंस गए तो क्या अच्छे से वो चीज सामने वाले को कम्युनिकेट कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। तो आप ऐसे ही समझ लेना, अगर कोई इंसान मिट्टी में फंस जाएगा तो सामने वाले को अपनी बात समझा पाएगा क्या, नहीं समझा पाएगा, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। मतलब किसी चीज को समझने में जब आपको कठिनाई हो तो उसको आप बोल सकते हो एज क्लियर एज मड, है ना। इसको आप डे टू डे लाइफ में भी यूज कर सकते हो। जैसे किसी पर्सन ने आपको कोई बात कह दी और आपको नहीं समझ में आई तो आप उसको बोल सकते हो दिस स्टेटमेंट इज जस्ट लाइक एज क्लियर एज मड फॉर मी। दैट मीन्स मुझे समझ में नहीं आया, है ना, ये मेरे लिए क्या है, इम्पॉसिबल है ना। अब नेक्स्ट इडियम देखते हैं क्या है भैया। ग्रीन थम। ग्रीन थम देखो भैया हमने इमेज भी बनाई है। इन इमेज को आप लोग माइंड में याद रखोगे ना तो फटाफट से एग्जाम टाइम में आप लोगों को क्लिक होगी, है ना। इडियम्स को जितना ज्यादा आप लोग ट्रिक के साथ कनेक्ट करके याद करोगे ना उतनी ही वो आपको लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेगी। जब मैं अपनी एसएससी की तैयारी करती थी तो मैंने तो ऑलमोस्ट सारी इडियम्स की ट्रिक्स बना ली थी और आज के वीडियो में मैंने सारे ही
ईडियम्स के साथ में ट्रिक्स भी अटैच की है। तो आप लोग के मन में भी कोई नई ट्रिक आए तो आप लोग कमेंट में मुझे बताना, है ना। मैंने अपनी तरफ से तो आपको दी है, लेकिन आप लोग भी अगर कोई आपके माइंड में न्यू क्रिएटिव ट्रिक्स आ रही है तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट में शेयर करके बताना, ठीक है। ग्रीन थंब का मतलब क्या होता है? ग्रीन थंब का मतलब होता है जिसको बागबानी का बहुत ज्यादा शौक होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने आसपास रहते हैं जो गार्डनिंग का बहुत शौक रखते हैं, भले ही घर में छोटा सा गार्डन है लेकिन वहां पे कुछ कुछ उगा देंगे वो लोग, है ना। तो इसी का मतलब होता है टू हैव टैलेंट इन गार्डनिंग, दैट मीन्स बागबानी का शौक होना। ओके जी, सो नेक्स्ट इडियम देख लेते क्या है। इन अ पिकल, पिकल का मतलब होता है अचार। अब ऐसा मान लो आपको अचार के अंदर डाल दिया जाए तो आपके लिए कैसे सिचुएशन होगी? बट ऑब्वियस है, इतनी मसालेदार अचार और उसके अंदर आपको डाल दिया जाए तो इन भाई साहब की तरह आपकी होगी कि नहीं सिचुएशन। तो इन अ पिकल, इन अ पिकल का मतलब होता है इन ट्रबल। अब आप इसको डे टू डे लाइफ में भी यूज कर सकते हो। जैसे आप कहीं फंस गए तो आप अपने फ्रेंड को कॉल करके बुला रहे हो कि प्लीज कम फास्ट, आई एम इन अ पिकल, दैट मीन्स मैं ट्रबल में हूँ, जल्दी आओ, मुझे यहाँ से छुड़ा कर लेकर जाओ। आ रही है बात समझ में? तो इन ईडियम्स को आप लोग ऐसे डे टू डे लाइफ में भी यूज कर सकते हो ताकि वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। आ रही है सभी को बात समझ में भाई? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है आप लोगों के सामने टू एयर डर्टी लिनन इन पब्लिक। इस ईडियम का आप लोग मतलब बताइए क्या होता है। इमेज में आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पे एक कपल है जो आपस में लड़ने का काम कर रहे हैं। और किसके सामने लड़ रहे हैं? पूरी की पूरी भीड़ के सामने लड़ रहे हैं, है ना। तो टू एयर डर्टी लिनन इन पब्लिक का मतलब होता है पूरी पब्लिक के सामने क्या करना? अपने प्राइवेट अफेयर्स को डिस्कस करना, या फिर कुछ अपने आपसी तालमेल को क्या करना? सड़क पे आके डिस्कस करना, है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका? टू डिस्कस प्राइवेट अफेयर्स इन पब्लिक। इसे याद करना बहुत आसान है। अगर आप इसे ट्रिक के थ्रू याद नहीं करोगे तो भी आपको पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा इस इडियम का मतलब क्या होता है, ठीक है जी। ओके, सो नेक्स्ट इडियम है टू ग्रीस द पाम। टू ग्रीस द पाम, ये देखो इन महाशय को पुलिस भाई साहब ने क्या कर लिया था? पकड़ लिया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने चालान काटा। पर इन भाई साहब ने भी तिकड़म लगाई, बोले भैया हम चालान तो दे देंगे लेकिन भैया आप हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई ना करो, तो हम क्या कर देते? आपको ग्रीस द पाम कर देते। ग्रीस द पाम कर देते, दैट मीन्स आपको क्या कर देते? रिश्वत दे देते हैं, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू ब्राइब समन। ग्रीस द पाम मतलब किसी को क्या करना? रिश्वत देना। आ रही बात समझ में सभी लोगों को? नेक्स्ट इडियम है टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। पढ़ने से इडियम समझ में आ रही है, फोटो देख लोगे तो और क्लियर हो जाएगा। बुल को उसके हॉर्न से पकड़ना, दैट मीन्स जब आपके सामने कोई मुसीबत आए उसका डट कर सामना करना। ऐसा नहीं कि कोई मुसीबत आई तो डर के भाग गए, है ना, कायरों की समान, ऐसा नहीं करना। बिल्कुल बोल्डली उस प्रॉब्लम को फेस करना, उसके लिए हम यूज करते इडियम टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। इसका मतलब होगा टू फेस डेंजर बोल्डली। आई होप आप सभी लोग सारे इडियम के करेक्ट आंसर्स दे रहे होंगे और आप सभी लोगों को अगर कोई नई इडियम लग रही है तो याद भी होती जा रही होगी। नेक्स्ट इडियम देख लेते भाई, टर्न अ डेफ ईयर। अब डेफ मतलब क्या होता है? डेफ मतलब होता है बहरा। टर्न अ डेफ ईयर, इसका हिंदी में मतलब होता है किसी बात को क्या करना? अनसुना कर देना, है ना। जब हमें किसी सामने वाले की बात नहीं सुनना होती है तो हम क्या कर देते हैं? उस बात को अनसुना कर देते हैं, है ना। टर्न अ डेफ ईयर, तो इसी का मतलब होता है टू pay attention, to listen carefully, to make someone deaf, to pay to no heed। heed का मतलब होता है ध्यान देना, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा to pay no heed, मतलब किसी की बात पर जरा सा भी ध्यान नहीं देना। जैसे भाई साहब देखो, इनके सामने इतनी बातें बोल रहे लेकिन इन्होंने क्या? अपने कान कर लिए बंद, इनको सुननी ही नहीं है ना। अब हमने स्कूल टाइम में जब हम 12th क्लास तक थे हमने हिंदी में काफी सारे मुहावरे पढ़े हैं और इंग्लिश में भी काफी इडियम्स पढ़ी है। तो आप लोग अगर ऐसे इडियम्स को हिंदी में भी कनेक्ट करके याद करोगे ना तो बहुत इजीली याद हो जाती है। जैसे इधर मैंने बोला टर्न अ डेफ ईयर, दैट मीन्स क्या करना? अनसुना करना बात को, है ना। ओके जी, नेक्स्ट इडियम बताया उससे पहले जितने भी स्टूडेंट्स हमारे इस वीडियो को आज देख रहे हैं, आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दें हम, हमारा इंग्लिश का कोर्स है डियर स्टूडेंट्स, जो कि आपको रूट एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो हिंदी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं बट उन्हें इंग्लिश सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बट अब आप लोग इंग्लिश से बच नहीं सकते बिकॉज ये सारी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। तो आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने इस कोर्स को लॉन्च किया था 1 मार्च को। इसमें मैंने सारी लाइव
क्लासेस ली थी, तो अब पूरा सेशन रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल है। इसमें मैंने 60 आवर्स में आप लोगों को पूरा इंग्लिश का कोर्स कवर करवाया है। पूरा रिसेंट जो भी अभी एग्जाम में पूछा गया उसी को टारगेट करके क्वेश्चंस भी सेट किए हैं मैंने। बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाया है। और इसमें मैंने रीडिंग कम्प्रीहेंशन, जिसमें स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, PQRS, क्लोज टेस्ट, उन सारे वीडियोस को मैंने कवर किया है, उनकी शॉर्ट ट्रिक्स बताई है। वोकैबुलरी भी बहुत ही प्यारी तरीके से इसमें मैंने आपको पढ़ा रखी है। तो प्लीज़ जो भी स्टूडेंट ऐसा है जिसमें इंग्लिश में अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करता है, तो प्लीज़ आप एक बार इस बैच में अपना एनरोलमेंट कराइए। इसका जो प्राइस है बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है। आप रूट एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो आपको वहाँ पे सारी प्राइस डिटेल मिल जाएगी। कूपन कोड लगाओगे तो आपको और भी इस पे डिस्काउंट मिल जाएगा। और भी कोई क्वेरी हो आपके माइंड में तो आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। सारी एग्जाम्स के लिए ये कोर्स बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। 1 साल की वैलिडिटी इसमें, मॉक टेस्ट रहेगा, और साथ ही साथ इसमें आप लोगों को स्टडी मटेरियल, जो मैंने क्लास नोट्स बनवाए थे स्टूडेंट्स को, वो क्लास नोट्स भी इसमें अवेलेबल है। तो प्लीज़ एक बार आप इस बैच को जरूर इनरोल कीजिए। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो गए जो इसको अफोर्ड ना कर पाए, ऑल्दो कोर्स की प्राइस बहुत कम है, अराउंड 400 के आसपास इसकी प्राइस है, लेकिन स्टिल कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें प्रॉब्लम आती है इंग्लिश में, तो उनके लिए हम लोगों ने एक प्लेलिस्ट बना रखी है यूट्यूब पे जाके आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्रेजी जीके ट्रिक लिखना है। क्रेजी जीके ट्रिक जैसे ही आप डालोगे तो आपको हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। क्रेजी जीके ट्रिक पे आप लोग जाना, क्रेजी जीके ट्रिक पे जाके आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है। प्लेलिस्ट पे जाके आपको यहाँ पे हमारी 2 क्लास मिल जाएगी। एक तो है इंग्लिश वोकैबुलरी में हमने काफ़ी सारे सेशंस यहाँ डिस्कस करे, इसमें सारी हमने ट्रिक्स के थ्रू आपको वोकैबुलरी पढ़ाई है। आप इसे भी पूरी सीरीज को जरूर फॉलो कीजिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और सेकेंड आप लोगों के लिए जो हमने सीरीज बनाई है वो है इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इसमें हमने टॉपिक वाइज सभी चीज़ को कवर किया है, जैसे स्पॉटिंग एरर्स आपको दिख रहा है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, फिलिंग द ब्लैंक्स हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, पैसिव वॉइस, पैरा जंबल्स, क्लोज टेस्ट, सारी चीजें हमने इस वाले कोर्स में कंप्लीट आप लोगों को करवा रखी है। तो एक बार आप लोग इस प्लेलिस्ट को जरूर स्क्रॉल करना, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी जरूर इस वीडियो से। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो रहे थे कि मैम आपके वीडियोस कहाँ पर मिलेंगे, तो आप लोगों के लिए एक बनवा दी थी हमने स्लाइड, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना रहे कि कैसे प्लेलिस्ट पे जाना है, कौन से वीडियो आपको कहाँ पे मिलेंगे। सारी चीज़ आपको सिंक्रोनाइज्ड वे में यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, आप प्लीज़ इन वीडियो को जरूर रेफर करना, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को हेल्प मिलेगी। सारे क्वेश्चंस जो रिसेंट एग्जाम से पूछे गए उसको हमने डिस्कस किया है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेड लेटर डे। रेड लेटर डे का मतलब आपको बताना है क्या होता है। 4 ऑप्शंस आपके सामने है भैया। रेड लेटर डे, अब आप लोग जब भी कैलेंडर देखते हो तो वहां पे जब भी सैटरडे और संडे वाला एरिया रहता है ना, वहां पे रेड कलर से लिखा हुआ रहता है ना। दैट मीन्स जनरली हम क्या मानते हैं, सैटरडे संडे को ऐसा दिन मानते हैं जिस दिन हम बहुत ही ज्यादा आराम वाले मूड में रहते हैं, घूमने फिरने के लिए कहीं ना कहीं निकल जाते हैं, है ना। तो रेड लेटर डे, इसको आप ऐसे ही कनेक्ट कर लेना। रेड लेटर डे कौन से दिन होते हैं, वो दिन जो बहुत ही ज्यादा हमारे लिए क्या होते हैं, स्पेशल होते हैं, मेमोरेबल होते हैं और यादगार होते हैं, है ना। तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हो। जरूरी नहीं एग्जाम में आपको एग्जामिनर ऐसा करके दे दे कि वेरी स्पेशल, इसकी जगह पे वो आपको मेमोरेबल डे भी लिख के दे सकता है, इंपॉर्टेंट डे, सिग्निफिकेंट डे, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से भी दे सकता है। तो आपको याद क्या रखना है बस कि रेड लेटर डे मतलब होता है कोई ऐसा दिन जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्या रहा हो, यादगार रहा हो। थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है हर सिचुएशन में। दैट मीन्स किसी पर्सन को जब आप सारी सिचुएशन में क्या करते हो, साथ देते हो, कभी उसका साथ नहीं छोड़ते हो, उसके लिए हम ये इडियम यूज करते हैं, है ना। आपको इमेज में दिख रहा होगा कि ये दोनों जने गए हैं ट्रैकिंग करने, और ट्रैकिंग में आपको पता है एक दूसरे का सपोर्ट होना बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पे कहीं पे थिक आएगा, कहीं पे थिन आएगा। सारी सिचुएशन में जब आप किसी को सपोर्ट करते हो तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। किसी पर्सन को सारी सिचुएशन में क्या करना, हेल्प करना, भले ही अच्छी हो या फिर विपरीत हो। नेक्स्ट है डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स, काला घोड़ा हिंदी में। डार्क हॉर्स का हिंदी में मतलब होता है अप्रत्याशित विजेता। दैट मीन्स कोई ऐसा पर्सन हमारे ग्रुप में जिसका हमें कहीं से कहीं तक कोई अंदाजा नहीं था कि ये जीतेगा, लेकिन जब हम रेस करते हैं तो हमें पता चलता है कि भैया ये रेस जीत गया, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समवन हु अनएक्सपेक्टेडली सक्सीड,
है ना। तो आपको इसको इमेज के थ्रू भी याद कर सकते हो। यहाँ पे सारे हॉर्स कैसे दिख रहे थे, ग्रे कलर के दिख रहे थे, लेकिन विजेता कौन बना भैया, डार्क हॉर्स बना। डार्क हॉर्स दैट मीन्स ये आपका क्या है, अनएक्सपेक्टेडली विनर है। नेक्स्ट इडियम है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। कहीं बार एग्जाम में ये इडियम पूछी गई है, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। फिर भी बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है कुछ ऐसी चीज घटित होना जिसका आप पहले अनुमान नहीं लगा सकते थे, है ना। इसको याद करने की ट्रिक आप ऐसे कर सकते हो, स्काई कैसा होता है, ब्लू, ब्लू में से क्या निकलने लग गया, बोल्ट निकलने लग गया। अब ब्लू में से बोल्ट निकलने लग गया दैट मीन्स कुछ ऐसी चीज हुई जो क्या है आपके लिए अनएक्सपेक्टेड है, जिसे आप सोच भी नहीं सकते थे, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा समथिंग सडन दैट हैपन्स अनएक्सपेक्टेडली। ओके जी, सो नेक्स्ट इडियम देख लेते हैं हम, एट स्नेल स्पेस। स्नेल आप सभी को पता है कितना धीरे 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 चलती है, तो इस इडियम का मतलब भी वही है ना। इडियम का मतलब क्या हुआ, डू समथिंग वेरी स्लोली, है ना। आप इसे यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई फ्रेंड है, वो सारे काम बहुत धीरे धीरे करता है, तो आप उसको बोल सकते हो वाई यू यूज टू डू एवरीथिंग एट स्नेल स्पेस, दैट मीन्स क्यों आप हमेशा हर काम ऐसे धीरे धीरे करते रहते हो, है ना। तो स्नेल दिख रहा है आपको, ये भाई साहब भी देखो कैसे स्नेल की तरह क्रॉल कर रहे हैं, बिल्कुल धीरे धीरे। नेक्स्ट है प्लीज कम टू द पॉइंट, डोंट बीट अराउंड द बुश। कहा जा रहा है पॉइंट पर आओ, डोंट बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इडियम, कहीं बार एग्जाम में पूछी गई है। इसका मतलब होता है बातों को घुमा फिरा कर बताना, है ना। दैट मीन्स किसी बात का सीधा मतलब सीधा हाँ या ना कहकर बातों को बड़ा घुमा फिरा कर कहना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अवॉइड द टॉपिक। इमेज में दिख रहा है ये दो भाई साहब को क्या करना था, फॉर एग्जाम्पल ये हाइड एंड सीक खेल रहे थे, इनको किसी पर्सन को ढूंढना था, बट ये पर्सन को ढूंढने के बजाय क्या करने लग गए, इस बुश पे ही बीट करने लग गए, मारने लग गए। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, है ना। इनका काम था अपने प्लेयर्स को फाइंड आउट करना, बट ये दोनों भैया क्या करने लग गए, बुश को ही बीट करने लग गए। बीट अबाउट द बुश दैट मीन्स बात को घुमा फिरा कर कहना, जो आपसे बात सीधी सीधी पूछी गई है उसे नहीं बताना, ठीक है। नेक्स्ट है मेक नो हीड वे। इमेज से आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है, मेक नो हीड वे दैट मीन्स अगर आप दलदल में कितने भी हाथ पैर मार लो, क्या आप बाहर निकल पाओगे, नहीं निकल पाओगे, आप अंदर धंसते जाओगे, बिकॉज ये दलदल है ना। तो मेक नो हीड वे इसका मतलब ही होता है कुछ ऐसे एफर्ट्स करना जिसका कोई आपको रिजल्ट ना मिले, है ना। तो अनेबल टू प्रोग्रेस अहेड, करेक्ट आंसर होगा क्या इसका, मेक नो हीड वे। इसके लिए आप ऐसे बोल सकते हो कि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की बट स्टिल उसके कोई रिजल्ट नहीं मिले, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी आप इस इडियम को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है इन अ नट शेल। इन अ नट शेल, नट आप सभी को पता है और शेल मतलब क्या होता है उसका छिलका। इन अ नट शेल इसका मतलब होता है हिंदी में संक्षिप्त में, दैट मीन्स किसी बात का अगर मैं आपसे आंसर पूछूं या किसी बात का सोल्यूशन पूछूं तो आप उसको बड़ा चढ़ा कर ना कह के कुछ ही शब्दों में बयां कर दे, उसे हम कहते हैं इन अ नटशेल, है ना। तो आप लोगों को इमेज में दिख ही रहा होगा, ये जो गर्ल बैठी हुई है नेट शेल के अंदर बैठी हुई, दैट मीन्स इन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, बहुत ज्यादा छोटा कर लिया है। तो आप इस इडियम को ऐसे कनेक्ट करके याद कर सकते हो, दैट मीन्स इसने क्या किया, अपने आप को बिल्कुल कंसाइज कर दिया, बिल्कुल छोटा सा कर दिया है, वो काय में बैठ गई है, नटशेल के अंदर बैठ गई है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, एक्सप्रेस वेरी ब्रीफली, मतलब बात को बहुत ही कम शब्दों में बयां कर देना। नेक्स्ट है शी हैज अ गुड जॉब एंड अ हैप्पी फैमिली। शी हैज बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स का मतलब क्या होता है, आप लोगों को कभी कभी एग्जामिनर डायरेक्ट इडियम दे देता है और कभी कभी एग्जाम्पल के थ्रू देता है। जैसे आपको यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ था पूरा, और उस सेंटेंस में पर्टिकुलर वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन कर दी और आपको इन अंडरलाइन वर्ड्स का क्या बताना था, मीनिंग बताना था। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, अब सेंटेंस पढ़ते ही हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ पॉजिटिव बात हो रही है, किसी पर्सन के पास जॉब भी अच्छी हो, फैमिली भी अच्छी हो, दैट मीन्स उसकी सारी चीजें बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड वे में चल रही हो, बहुत ही ज्यादा खुश मिजाज आदमी होगा वो, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑल द एडवांटेजेस, है ना। बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स दैट मीन्स दोनों हाथ में लड्डू, इसे हिंदी में हम इस तरीके से बोलते हैं, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, दोनों हाथ में लड्डू होना। नेक्स्ट है भैया लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। पढ़ने में ही समझ में आ रहा है, किसी भी स्टोन को अनटर्न्ड नहीं रखना, दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसा रख लो कि आपका कुछ पैसे वैसे घूम गए थे,
है ना, हवा में उड़ गए और अब आपको उसे ढूंढना है, तो आप क्या कर रहे हो, सारे स्टोन को उठा उठा के देख रहे हो कि कौन से स्टोन के नीचे गया, कौन से स्टोन के गया नीचे गया। दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, हर संभव प्रयास कर रहे हो। तो इस इडियम का मतलब वही है, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, दैट मीन्स हर संभव प्रयास करना। मैंने इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए हर संभव प्रयास किए, इसे आप यूज कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल। आ रही है सभी को बात समझ में? ईडियम को पिक्चर से कनेक्ट करो, आंसर हिंदी में या इंग्लिश में जो भी आपको लगे टिक करके आगे बढ़ो। नेक्स्ट है भैया, द बॉल इज वंस कोर्ट। द बॉल इन वंस कोर्ट का मतलब क्या होता है? देखो ये लोग यहाँ पे बैडमिंटन खेल रहे थे, बैडमिंटन खेलते इन गर्ल ने बोला भैया अब बॉल तुम्हारे कोर्ट में। दैट मीन्स व्हाट, बॉल तुम्हारे कोर्ट में मतलब क्या करोगे? बट ऑब्वियस है अब आप आगे एक्शन करोगे, या तो शटल नीचे गिर गई तो सर्विस करोगे, अदरवाइज डायरेक्टली प्ले करोगे, है ना। तो बॉल इज इन योर कोर्ट, दैट मीन्स अब सारी एक्शन जो भी करनी है आप ही को करनी है। टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन, फर्दर मतलब आगे के एक्शन के लिए अब आप ही जिम्मेदार हैं। ठीक है, आ रही है सभी को बात समझ में? बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर, इसे हिंदी में हम कहते हैं एक ही थाली के चट्टे बट्टे, है ना। दैट मीन्स कोई ऐसे इंसान जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल सेम सेम हो। जैसे दो बेस्ट फ्रेंड्स अगर होते हैं, उन बेस्ट फ्रेंड्स की क्वालिटी हमेशा मैच करती है, वो हमेशा एक ही टाइप की चीजें करते हैं, एक ही जगह पे उनको घूमना पसंद होता है, सेम टाइप की चीजें उन्हें खाना पसंद होती है, तो उनके लिए हम ये इडियम यूज कर सकते हैं, बर्ड्स ऑफ सेम फीदर। फॉर एग्जाम्पल दो लोग हैं, राम एंड श्याम, दोनों एक ही तरह की चीजें करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, यू गाइज आर बर्ड्स ऑफ सेम फीदर। दैट मीन्स तुम दोनों क्या हो, बिल्कुल सेम सेम हो, है ना। पीपल विथ सिमिलर कैरेक्टर या कैरेक्टरिस्टिक्स। आ रही है सभी को बात समझ में? कितनी आसान आसान इडियम है, और ये सभी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम से पूछी गई है ना। एसएससी सीएचएसएल 2019 में पूछी गई, इसके अलावा भी सीपीओ एमटीएस जीडी सारी एग्जाम्स में ये पूछी गई है इडियम। ओ भाई साहब ये देखो, अ वाइल्ड गूस चेस, अब ये चले हैं भैया इस घूस को चेस करने। अगर आप घूस को चेस करने जाओगे उसको पकड़ पाओगे क्या? वो कभी इधर भागेगी, कभी उधर भागेगी, कभी तेज भागेगी, मतलब आपको पूरा थका के रख देगी, लेकिन आपके हाथ नहीं आएगी, है ना। तो वाइल्ड गूस चेस का मतलब होता है निरर्थक प्रयास। दैट मीन्स कोई ऐसा काम करना जिसका आपको रिजल्ट ही ना मिले। यूजलेस सर्च, क्या आंसर होगा इसका करेक्ट? यूजलेस सर्च, कोई ऐसा प्रयास करना जिसका आपको कोई रिजल्ट ना मिले। वाइल्ड गूस चेस, निरर्थक प्रयास करना। ओके, नेक्स्ट है भैया बैक टू स्क्वायर वन। इसके लिए हमने फोटो यूपीएससी लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि आप सभी को पता है अगर आप यूपीएससी की स्टेज 1 क्वालिफाई कर लेते हो तो आप मेंस लेवल में अपीयर होते हो, मेंस क्लियर हो जाता है तो फिर आप इंटरव्यू में, फॉर एग्जांपल आप इंटरव्यू में फेल हो गए, फिर क्या करोगे? वापस से भाई प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। दैट मींस जिस सिचुएशन में आपने स्टार्ट किया था वापस घूम फिर के उसी सिचुएशन पर आ जाना, उसे हम क्या कहते हैं? बैक टू स्क्वायर वन, है ना। दैट मीन्स कम टू द ओरिजिनल पॉइंट, उसी जगह पर आ जाना। आई होप आपको यहां तक इडियम्स अच्छे से क्लियर हो गई होगी। प्लीज सभी लोग जितने भी सेशन को देख रहे हैं लाइक करते जाना, बहुत ज्यादा मेहनत लगी पीपीटी बनाने में भाई। ओ भाई साहब इनको देखो, हालत खराब हो गई है ना, इन्होंने तो अपना सिर पकड़ लिया। बी एट योर विट्स एंड। विट का मतलब क्या होता है? WIT विट। विट का मतलब होता है बुद्धि। कोई चीज आपके बुद्धि के परे हो, दैट मीन्स आपको वो चीज समझ में नहीं आ रही है ना। दैट मीन्स आप प्रॉब्लम में इतने ज्यादा उलझ गए हो कि अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं यहां जाऊं, मैं वहां जाऊं, मैं करूं क्या। उसी का मतलब होता है क्या? टू बी एट विट्स एंड। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? बी ओवरवेल्म्ड विथ प्रॉब्लम्स। दैट मीन्स प्रॉब्लम में बहुत ही ज्यादा उलझ जाना। नेक्स्ट इडियम है फार क्राई फ्रॉम। फार क्राई फ्रॉम का मतलब क्या होता है? ये भाई साहब दिख रहे हैं आपको? ये भाई साहब देखो, इनको चाहिए थी ऐसी कार बट इनके पिताजी ने इनको ऐसी दिला दी। दैट मीन्स क्या? अब ये रोने लगे कि मेरे को जो चीज चाहिए थी तो दूर दूर तक वैसी नहीं है। आप इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हो कि नहीं? मेरे को जो कार चाहिए थी वो दूर दूर तक ऐसी नहीं दिख रही है, आपने मुझे क्या दिला दिया है। ये बच्चा रो के ऐसा कहना चाह रहा है अपने पिताश्री को, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका होगा टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम, है ना। फार क्राई फ्रॉम दैट मीन्स जो चीज आपकी कल्पना के बहुत ज्यादा परे हो, दैट मीन्स बहुत ही ज्यादा अलग हो। आपको जो चाहिए था उसके अपोजिट ही आपके फादर ने आपको कुछ उठाकर दे दिया, उसे हम क्या कहते हैं? टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम, फार क्राई फ्रॉम। नेक्स्ट है भैया
अ निडल इन अ हेस्टिक, ये इडियम भी काफी बार एग्जाम में पूछी गई है। निडल इन अ हेस्टिक, हेस्टिक का मतलब होता है भूसा। अगर भूसे का ऐसे मैं बड़ा सा यहाँ पे बंडल बना लूं, हीप बना लूं, और उसके अंदर मैं एक सुई घुमा दूं और बोलूं चलो बेटा ढूंढ के बताओ इसे, ढूंढ पाओगे क्या? कोई माइकल लाल ढूंढ नहीं पाएगा उसे। तो वही है अ निडल इन अ हेस्टिक, दैट मीन्स आप किसी ऐसी चीज को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो जिसे ढूंढना डिफिकल्ट हो, इम्पॉसिबल हो, है ना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा आप लोगों का? समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट, है ना। तो अ निडल इन अ हेस्टिक पढ़ने से ही समझ में आ रहा है। आई डोंट थिंक सो इसे हिंदी में कन्वर्ट करने की जरूरत है, क्योंकि आप लोगों को इडियम इंग्लिश में अच्छे से समझ में आ रही होगी, है ना। नेक्स्ट है भैया बटरफ्लाईज इन वंस स्टमक। स्टमक के अंदर बटरफ्लाईज हो गई, दैट मीन्स व्हाट? अब मान लो आपके स्टमक में, ऐसे ही कनेक्ट करने के लिए बता रही हूँ, है ना। इमेजिन कर लो आपके स्टमक में बटरफ्लाई हो गई, दैट मीन्स आप क्या हो जाओगे? परेशान हो जाओगे कि नहीं, कि भैया अब ये बटरफ्लाई को हम कैसे निकालें। तो बटरफ्लाईज इन वन स्टमक का मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ नर्वसनेस। इसको हम जनरली कहाँ यूज करते हैं? इसको हम जनरली यूज करते हैं जैसे आपको कहीं इंटरव्यू देना जाना हो, या आपका कोई कंपटीशन हो, डिबेट कंपटीशन हो, और आपको डिबेट के लिए स्टेज को फेस करना हो, लेकिन आप इतनी सारी ऑडियंस को देख के घबरा जाओ, है ना। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप इस इडियम को यूज करते हो, बटरफ्लाईज इन वन स्टमक, दैट मीन्स अब मुझे बहुत ज्यादा क्या हो रही है? नर्वसनेस एंड एंग्जाइटी फील हो रही है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी सारी इडियम्स भाई। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑफ एंड ऑन। देखो यहाँ पे दिख ही भी रहा है आपको इमेज में, ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन, आई टेक अ ब्रेक फ्रॉम माई हेक्टिक शेड्यूल टू रिफ्रेश माई सेल्फ। ये बात तो सारे स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल होती है। आपको हमेशा अपने काम से क्या करना चाहिए? थोड़े थोड़े समय में ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि ब्रेक लेने से क्या होता है? एफिशिएंसी वापस से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना। तो ऑफ एंड ऑन इसका मतलब होता है पीरियोडिकली। क्या होता है भैया? पीरियोडिकली। बेड ऑफ रोजेस, अरे वाह, बेड ऑफ रोजेस दैट मीन्स सुख की छैया, है ना। दैट मीन्स अब आपके जीवन में इतने सुख है कि आप किस पे सो रहे हो भैया? रोजेस के बेड पे सो रहे हो, है ना। दैट मीन्स जो सिचुएशन है आपकी लाइफ में वो क्या है? बहुत ही ज्यादा फेवरेबल है, बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? एन एंजॉयबल स्टेट। ऐसे ही कभी कभी एक इडियम आ जाती है बेड ऑफ थ्रोन्स। बेड ऑफ थ्रोन्स दैट मीन्स कांटों की छैया। कांटों की छैया पे आपको सुला दिया जाए तो कैसा सिचुएशन, कैसी लाइफ होगी? दैट मीन्स आपकी लाइफ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ना। बेड ऑफ रोजेस दैट मीन्स आपकी लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी है। तो इसे आप इस कॉन्टेक्स्ट में भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है भैया एट द ड्रॉप ऑफ अ हेड। इमेज में दिख रहा होगा हेड कैसे गिर रही है? एकदम से गिर रही है, टिकल करते सी, जैसे मैं टिकल किया हेड क्या गई? गिर गई, है ना। तो एट द ड्रॉप ऑफ अ हेड इस इडियम का मतलब होता है इंस्टेंटली, एकदम से। क्या होता है भैया? एकदम से। एट द ड्रॉप ऑफ अ हेड हिंदी में हुआ एकदम से, क्षणिक, बिल्कुल फास्ट। नेक्स्ट है भैया मेक अ बी लाइन फॉर। ये देखो ये क्या कर रही है? बी एकदम लाइन में चल रही है। बी हमेशा एकदम लाइन में चलती है, दैट मीन्स लाइन वर्ड आ गया। दैट मीन्स कोई चीज कैसे चल रही है? एकदम स्ट्रेट चल रही है। मेक अ बी लाइन दैट मीन्स कोई चीज कैसी चल रही है? बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है, इधर उधर घूम फिर के नहीं चल रही। कैसे चल रही है? स्ट्रेट चल रही। इमेज को देखोगे खुद ब खुद आपको इडियम्स कनेक्ट होती जाएगी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा क्या? गो स्ट्रेट टू। ओ भाई साहब अब देखो ये गिलहरी है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस नट को कैसे तोड़ा जाए, इसके अंदर का माल हमको खाना है ना। अब उस वो प्रॉब्लम जो है वो कैसी है? हार्ड नट टू क्रैक है। इट विल टेक लॉन्गर देन द इमेजिन्ड, दैट मीन्स वो प्रॉब्लम हार्ड नट टू क्रैक है। हार्ड नट टू क्रैक मतलब क्या होगा? कोई ऐसी चीज जो करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्या हो? डिफिकल्ट हो, है कि नहीं। हार्ड नट टू क्रैक, अगर कोई आसान सा नट हो उसे हम इजीली ब्रेक कर दे तो वो आसान हो गया, लेकिन कोई नट ब्रेक ही नहीं हो रहा है, वो काम कैसा होगा? वो काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, उसे करने में आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत लगेगी। दैट मीन्स डिफिकल्ट टू सॉल्व। कोई ऐसा काम जो करने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो उसे आप बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स का आप क्वेश्चन करो और आपको उसका सोल्यूशन नहीं आ रहा है, तो आप इसे उस कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हो। दिस मैथ्स प्रॉब्लम्स इज जस्ट लाइक अ हार्ड नट टू क्रैक फॉर मी। नेक्स्ट है भैया I told you not to play the prank, but you didn't listen. Now face the music. That means what? Up, face the music. Face the music करो. That means क्या? क्या करो भैया? Face the music करो मतलब accept the blame. क्या होगा? Accept the blame. मतलब आपने कोई गलती करी थी, अब आपको क्या करना है? उस गलती को सुनना है।
दैट मीन्स किसी चीज को क्या करना है, फेस करना है। फेस द म्यूजिक, फेस करना दैट मीन्स सामना करना। आपने जो भी गलती की थी अब आपको क्या करना है, उसको एक्सेप्ट करना है और उसका आप क्या करना है, सामना करना है। उसे हम कहते हैं फेस द म्यूजिक। प्रदीप वॉज सो टायर्ड दैट ही हिट द सेक एज सून एज पॉसिबल। प्रदीप इतना थका हुआ था कि उसने क्या किया, हिट द सेक। हिट द सेक का मतलब क्या होता है, सो जाना, सोने चले जाना। हिट द सेक। वेंट टू बेड दैट मीन्स क्या करना, सोने के लिए चले जाना। यू मस्ट हैव अ कंक्रीट प्रोजेक्ट एंड नॉट बिल्ड कैसल्स इन द एयर इफ यू वांट टू सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर अ लोन। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स ने इसका करेक्ट आंसर मार्क कर लिया होगा। बिल्ड कैसल इन द एयर, इसका हिंदी में मतलब होता है हवाई महल बनाना। हवाई महल बनाना दैट मीन्स कोई ऐसे काम करना जो पॉसिबल नहीं है कि इन फ्यूचर हो जाए, है ना। कहते हैं ना जो भी है प्रेजेंट में ही है, आगे का हमें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। तो वही है, हवाई महल बनाना नहीं बनाना चाहिए, हमें नहीं पता कल क्या हो जाए। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, मेक अनरियलिस्टिक, मेक अनप्लान्ड बिल्डिंग नहीं, हैव अनरियलिस्टिक आइडियाज दैट मीन्स कुछ ऐसे आइडियाज लेके आना जो बहुत ही ज्यादा क्या हो, अनरियलिस्टिक हो। हवाई महल बनाना। नेक्स्ट इडियम देखो क्या है भाई, माई आंट हैज द गिफ्ट ऑफ द गैप एंड कैन सोशलाइज इन एनी ग्रुप। मेरी जो आंट है उनके पास गिफ्ट ऑफ द गैप है। गैप, जीबी गैप, गैप का मतलब होता है गपशप। अब गपशप का गिफ्ट होना दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स जब आप किसी पर्सन को कोई बात समझाने की कोशिश करो और सामने वाले पर्सन को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए, उसे हम कहते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप। वन वर्ड में अगर मैं बोलूं तो इलोक्वेंट स्पीकर दैट मीन्स ऐसा स्पीकर जो अपनी बात को बहुत ही प्यारे ढंग से सामने वाले लोगों को प्रस्तुत करता है। आ रही बात समझ, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एबिलिटी टू स्पीक इलोक्वेंटली। देयर वॉज नो वन इन द टीम who could bell the cat and tell the producer the truth। इमेज में आपको दिख रहा होगा bell the cat, कैट टाइगर को भी हम कैट की कैटेगरी के अंदर ही रखते हैं। इन भाई साहब ने क्या कर दिया, इस कैट की बेल कर दी दैट मीन्स क्या कर दिया, जोखिम ले लिया। बेल द कैट का मतलब होता है जोखिम लेना। हिंदी में मतलब, इंग्लिश में क्या होगा, टू डू द इम्पॉसिबल टास्क, कोई ऐसा टास्क करना जो क्या हो, बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो, है ना। तो कभी कभी हो सकता है आपको ऑप्शन में ऐसा कुछ लिखा हुआ आ जाए टू डू सम डेंजरस वर्क, तो वो भी आप करेक्ट आंसर मार्क करोगे बेल द कैट का, ठीक है। जरूरी नहीं है कि टू डू द इम्पॉसिबल टास्क आए तो आपको यही टिक करके आना है। इसको थोड़ा सा एग्जामिनर ऑप्शंस को मोल्ड करके भी देता है, तो आपको अपना वहां पे माइंड यूज करना है, नथिंग एल्स। द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड अमॉन्ग द ब्रदर्स वॉज देयर फादर्स मेंशन इन द कंट्री। आप सभी को पता है महाभारत का युद्ध हुआ किस लिए था, वही उस राजगद्दी पे बैठने के लिए हुआ था। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड इस इमेज के थ्रू आप याद कर सकते हो। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है रीजन फॉर क्वारल, झगड़े का कारण। आ रही है बात समझ। अब दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है तो जनरली लोग क्या करते हैं, उस झगड़े का कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं, है ना। तो जब कारण समझ में आ जाता है तो बोलते हैं हम, या दिस वाज द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, दैट मीन्स ये क्या था, हमारे झगड़े का कारण था। नेक्स्ट है भैया, आपको बताना है पेइंग लिप सर्विस। पेइंग लिप सर्विस का मतलब क्या होता है इडियम में। आप सभी को पता होगा इंडिया में जैसे बहुत सारे लीडर्स हैं, वो क्या करते हैं, लिप सर्विस ही करते हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं ऊपरी तौर पर, है ना। लेकिन क्या वो सच्ची में वैसा काम करते हैं, नहीं, है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, सेइंग दे एग्री ऑल्दो दे डू नॉट सपोर्ट इट। दैट मीन्स किसी बात को बड़ा बढ़ चढ़ के कहना, लेकिन अंदर ही अंदर उस बात को सपोर्ट नहीं करना, उसे हम कहते हैं पेइंग लिप सर्विस। लिप सर्विस मतलब आप सिर्फ अपने मुंह से बोल रहे हो लेकिन अंदर से आप वैसा सपोर्ट नहीं कर रहे हो, उसे हम बोलते हैं। माई ब्रदर हैज डिसाइडेड टू क्विट स्मोकिंग फॉर गुड। अब फॉर गुड का मतलब क्या होता है, फॉर गुड मतलब अच्छे के लिए, कि फॉर गुड मतलब हमेशा के लिए। याद रखना, फॉर गुड एक इंपॉर्टेंट इडियम है, इसका मतलब होता है हमेशा के लिए, सदा के लिए। और अच्छी बात भी है, हमें कभी भी स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, है ना। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा फॉर एवर। फॉर गुड दैट मीन्स फॉर एवर, सदा के लिए, हमेशा के लिए। The aged man preferred to die in harness than lead a rusted life। एज्ड मैन ने प्रेफर किया कि वो
मरना पसंद करेगा हार्नेस में, देन लीड अ रस्टेड लाइफ। डाई इन हार्नेस, इसका मतलब होता है काम करते करते मृत्यु को प्राप्त हो जाना। दैट मीन्स आखिरी समय तक आपका जो प्रोफेशन है उसको कंटिन्यू करते रहना। जैसे आपको पता है एपीजे अब्दुल कलाम आखिरी टाइम जब उनकी डेथ हुई थी तब वो क्या कर रहे थे, स्पीच ही दे रहे थे, और वही उनका काम हुआ करता था। ही वॉज एन मोटिवेशनल स्पीकर। तो डाई इन हार्नेस का मतलब होता है टू कंटिन्यू ऑक्यूपेशन टिल डेथ। और आप सभी को पता है जो हमारे फौजी है वो भी क्या करते भैया, मरते दम तक हमेशा अपना कर्म निभाते हैं। नेक्स्ट है सिमरन was under tremendous stress because she had too many irons in the fire। too many irons in the fire मतलब क्या, फायर के अंदर बहुत सारी आयरन्स है? नहीं, इसका मतलब ये होता है एक ही समय में बहुत सारे कामों में उलझे रहना। हो सकता है आपका कोई फ्रेंड हो, आपका कोई कजिन हो जो एक साथ बहुत सारे काम करता है, तो उसके लिए आप इस इडियम को यूज कर सकते हो, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इन्वॉल्व्ड इन मैनी एक्टिविटीज। क्या होगा, इन्वॉल्व्ड इन मैनी एक्टिविटीज, टू मैनी आयरन्स इन द फायर। टू टेक फ्रेंच लीव, इमेज से आपको क्या समझ में आ रहा है? फ्रेंच दैट मीन्स कहाँ बोली जाती है, फ्रांस में बोली जाती है। अब इसको ऐसे इमेजिन कर लो आप लोग, आपको अगर फ्रांस जाना है और आप जॉब करते हो तो फ्रांस जाने के लिए कम से कम 10 दिन का टूर तो लगेगा ही ना, अगर आप फ्लाइट से जा रहे हो तो, है ना। तो अब 10 दिन की छुट्टी बॉस देगा क्या? नहीं देगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बिना बताए छुट्टी पे भागना पड़ेगा, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है, लिव विदाउट एनी इंटीमेशन। दैट मीन्स बिना किसी बात को मतलब रीजन बिना बताए छुट्टी पर चले जाना, उसे हम कहते हैं टेक फ्रेंच लीव। इसे आप ऐसे कनेक्ट करके याद कर लेना इमेज के थ्रू, है ना। फ्रेंच लीव दैट मीन्स कहां चले गए आप, फ्रांस में चले गए छुट्टियां मनाने। अ स्नेक इन द ग्रास, स्नेक इन द ग्रास मतलब क्या होता है? स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता है आस्तीन का सांप। इसको हम हिंदी में बोलते हैं मतलब छुपा हुआ एनिमी। एक ऐसा एनिमी, एक ऐसा दुश्मन जो आपके सामने है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है ना। तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हो, ग्रास, ग्रास में अगर स्नेक क्रॉल करेगा तो आपको दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। दैट मीन्स वो क्या है, सीक्रेट एनिमी। कभी भी वो आपको आके बाइट कर सकता है। वो क्या है आपके लिए, आस्तीन का सांप है, एक सीक्रेट एनिमी है। नेक्स्ट इडियम है भाई, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। इसको हिंदी में हम कहते हैं अपने मियाँ मिट्ठू बनाना। दैट मीन्स खुद की तारीफ करना। काफी सारे लोग होते हैं वो खुद की ही तारीफ करते रहते हैं, है ना। जब भी उनको मौका मिलेगा बताइए, देखो मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ। तो ये मैंने कैरेक्टर रखा है डोरेमोन। आई होप आप लोगों ने देखा होगा अपने बचपन के समय में। इसमें सुनियो था जो हमेशा अपनी वाहवाही करता रहता था कि देखो मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रेज वनसेल्फ मतलब खुद की वाहवाही करना। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, पढ़ने से ही समझ में आ रहा है। आप डेड हॉर्स दैट मीन्स मरे हुए घोड़े को उठाने की कोशिश करोगे कि भाई उठ जा मेरे को जाना है, मेरे को छोड़ क्या, तो वो उठेगा क्या? नहीं उठेगा। दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, अपने जो एफर्ट्स है उसको वेस्ट कर रहे हो, निरर्थक प्रयास करना, है ना। टू वेस्ट द एफर्ट्स, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स दैट मीन्स फालतू के एफर्ट्स करना। टू एड फ्यूल टू द फायर, इमेज से आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा, है ना। ऑल्दो ये मीम के फॉर्मेट में इमेज है, लेकिन जो स्टूडेंट समझदार है वो समझ ही गए होंगे। एड फ्यूल टू द फायर का मतलब होता है आग में घी डालना। आग में घी डालना दैट मीन्स सिचुएशन पहले ही खराब है और उसमें तुम भैया घी डाल के और मामला बढ़ा रहे हो, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, बुरी सिचुएशन को और ज्यादा बुरा बना देना। ओके जी, नेक्स्ट देख लेते क्या है, चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड, चिकन आपको कैसा लगता है, कैसा होगा? कायर होगा, क्योंकि बेचारा दिन भर देखता है उसके सामने इतनी सारी मौतें होती है, दिन भर उसके सामने कम से कम 50 से 100 चिकन कट जाते हैं, तो वो अंदर से हमेशा डरा हुआ रहता है कि कब मेरा नंबर आ जाएगा, है ना। तो चिकन हार्टेड मतलब क्या हुआ, कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा डरपोक हो, कायर हो, है कि नहीं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा कावर्डली, है ना। इसे आप यूज कर सकते हो, कोई आपका फ्रेंड है वो कोई भी नए काम करने से डरता हो या कोई भी एडवेंचर एक्टिविटी करने से डरता हो, तो उसके लिए आप इस वर्ड को यूज कर सकते हो। तो चिकन हार्टेड है दैट मीन्स तो डरपोक है, तो कायर है, कावर्ड है। आ रही है सभी को बात समझ में? आई होप आपको यहाँ तक की इडियम्स अच्छे से समझ में आ गई होगी। बढ़ते नेक्स्ट इडियम की तरफ, एंड हियर इट इज
सी आई टू आई, इसका मतलब होता है किसी को सहमति देना, है ना। इमेज में दिख भी रहा होगा, दोनों एक दूसरे को क्या करे, आंखों में देख रहे। जब भी आप किसी पर्सन से सहमत होते हो, उसकी बात से सहमत होते हो, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम इस इडियम को यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा एग्री विथ समवन, इसका मतलब होता है सी आई टू आई। नेक्स्ट है कैट्स विस्कर्स। कैट्स विस्कर्स, देखो ये बिल्ली कैसे बड़े बड़ी मूछें और बड़ी अपने आप को बड़ापन दिखा रही है ना। तो कैट्स विस्कर्स का मतलब क्या होता है, हाईली इन्फ्लुएंशियल पर्सन, हाईली टू बी हाईली इंप्रेसिव। आप इसको कैसे याद कर सकते हो, जिस भी मैन के पास बड़ी बड़ी मूछें होगी, दैट मीन्स वो क्या होगा, क्राउड में थोड़ा सा डोमिनेटेड होगा और इंप्रेसिव होगा, दूसरे लोगों से अलग हटके होगा, अपना अलग ही इंप्रेशन देता होगा, है ना। तो कैट्स विस्कर्स याद रखना, विस्कर का मतलब भी क्या होता है, पूंछ होता है ना। तो इसको ऐसे कनेक्ट करके आप याद कर सकते हो, जिसकी बड़ी बड़ी मूंछ हो वो क्या है, कैट्स विस्कर्स है। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंटेड, अब कॉम्प्लीमेंट तो आप सभी ने अपनी लाइफ में किसी ना किसी को दिया होगा, लेकिन यहां पर बात हो रही है लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंटेड। अब लेफ्ट हैंडेड क्या हो गया, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड से कॉम्प्लीमेंट दिया नहीं, इसका मतलब ये होता है कि जब आप सामने वाले पर्सन की इंसल्ट कर रहे हो, लेकिन आप उसे डायरेक्टली नहीं बोल रहे हो कि तू तो गधा है, आप क्या कर रहे हो, तू आप बोल रहे हो कि वाह बेटा तूने तो क्या काम किया है, मेरा नाम रोशन कर दिया, है ना। तो उसे कहते हैं जब आप सामने वाले पर्सन की इंसल्ट करते हो, लेकिन वो दिखता कैसा है, तारीफ की तरह लगता है ना। जैसे पेरेंट्स भी, आपका रिजल्ट कभी खराब हो जाए तो आपके पेरेंट्स क्या बोलते हैं, वाह बेटा तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया। पेरेंट आपसे दुखी है, वो आपको क्या दे रहे, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। तो करेक्ट आंसर होगा इंसल्टिंग रिमार्क अपियरिंग एज प्रेज। सारे स्टूडेंट्स जैसे ही मैं आंसर बताऊं ना, उससे पहले आप लोग मार्क कर लो, और मुझे कमेंट में सभी बताना कि 100 में से आप लोगों की कितनी इडियम्स करेक्ट हुई। मैं सभी के आंसर्स कमेंट बॉक्स में देखना चाहूंगी। तो जो भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे आखिरी तक देखना और मुझे बताना 100 में से आप लोगों का क्या स्कोर रहा है। नेक्स्ट है थ्रो इन द टॉवेल। थ्रो इन द टॉवेल, इस इडियम को आप कैसे याद करोगे, बॉक्सिंग का मैच इमेजिन कर लो, जब बॉक्सिंग के बीच में आपको टाइम दिया जाता है रेस्ट का, तो उसमें आप टॉवेल से पूरा पसीना वगैरह पोंछते हो, रेस्ट करते हो। अब आप टॉवेल को थ्रो कर दो, दैट मीन्स क्या कर रहे हो, आप हार मान ले रहे हो कि नहीं अब मुझे आगे खेलना ही नहीं है। तो थ्रो इन द टॉवेल, इस इडियम का मतलब होता है पराजय स्वीकार कर लेना, एक्सेप्ट डिफीट या फिर एडमिट डिफीट। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप सभी ने करेक्ट आंसर मार्क किया होगा। नेक्स्ट देख लेते क्या है भाई, कीप एब्रेस्ट ऑफ। अब मैंने यहाँ पे सुंदर पिचाई का फोटो लगाया, क्यों, क्योंकि आप सभी को पता है सुंदर पिचाई जो है हमेशा हर चीज से अपडेट रहते हैं, अपने आप को सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है, उनके पास सारे जो भी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडमेंट्स वगैरह आते हैं वो सारे इनके पास रहते हैं, है ना। तो कीप एब्रेस्ट ऑफ मतलब सारी चीजों से वाकिफ रहना, अपने आप को बिल्कुल अप टू डेट रखना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कीप वनसेल्फ अपडेट। नेक्स्ट देख लेते हैं भैया, कम टू द पॉइंट। कम टू द पॉइंट मतलब क्या होता है, सीधे मुद्दे की बात पर आना। आप लोगों ने देखा होगा कोर्ट में दोनों पक्ष की पार्टीज जो रहती है, एडवोकेट आपस में कॉन्वर्सेशन करते लड़ते हैं, तो वहां पे जज क्या बोलता है, बातों को घुमाओ फिराओ नहीं, मुद्दे की बात पर आओ, है ना। तो मुद्दे की बात पर आओ दैट मीन्स काम की बात पर आओ। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, टू स्पीक प्लेनली अबाउट द रियल इशू। ये इडियम तो ऐसी है कि पढ़ने में ही समझ में आ रही, कम टू द पॉइंट मतलब मुद्दे पर आओ। मैं कोशिश कर रही हूँ हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए कि सारी इडियम का हिंदी मतलब भी बताऊं, तो अगर आप लोग को इशू हो तो आप लोग साथ में हिंदी में भी नोट डाउन करते जाना, ठीक है भाई। नेक्स्ट, गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड। इमेज के थ्रू आपको क्या समझ में आ रहा है, इमेज में तो ऐसा लग रहा है कि ये भाई है इसका और इसने अपनी दीदी को बहुत परेशान करके रख दिया और अब इसकी दीदी ने इसको दिया कि निकल यहाँ से, तूने मेरे को बहुत तपा दिया अब, है ना। तो गिव अ पीस ऑफ माइंड का मतलब होता है किसी को डांटना, टू स्कोल्ड समवन, टू रिब्यूक समवन, टू रेप्रीमेंड समवन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। उसने आपकी मन की शांति खराब कर दी तो आपने उसको दूसरी तरीके से शांति लाने के लिए उसको थप्पड़ जड़ दिया, है ना। इसको आप ऐसे कनेक्ट करके याद कर सकते हो। नेक्स्ट देखो भाई क्या लिखा है, एट लार्ज। एट लार्ज इमेज के थ्रू क्या कनेक्ट कर पा रहे हो, कौन है ये, विजय माल्या। विजय माल्या भैया सब कुछ छोड़ छाड़ के भग गए थे, भगोड़े बन गए थे, है ना। मतलब उसको पकड़ने की बहुत कोशिश की गई थी लेकिन वो हाथ नहीं आया था इंडियन गवर्नमेंट के। तो एट लार्ज का मतलब होता है जो इंसान गिरफ्त में ना आए, जो इंसान पकड़ा न गया हो। नॉट कॉट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, द एसिड
टेस्ट। एसिड टेस्ट क्या होता है? हिंदी में इसे हम कहते हैं अग्नि परीक्षा। रामायण में आप लोगों ने देखा होगा सीता मैया जी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी अपनी पवित्रता बताने के लिए, है ना। तो एसिड टेस्ट का मतलब वही होता है, अग्नि परीक्षा, अफेक्ट, इवेंट और सिचुएशन दैट प्रूव्स समथिंग। आई होप सभी को ईडियम समझ में आई होगी, बहुत आसान सी है, पढ़ने से ही समझ में आ रहा है ना, और इमेज भी यहाँ पे गिवन है तो आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे होगे भाई। टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री। अब भैया ये डॉगी है, इस बिल्ली को इसको पकड़ना है, ये बिल्ली बैठी इस वाले पेड़ पे लेकिन ये गलत पेड़ की तरफ भौंक रहे। क्या वहां भौंकने से इसको पकड़ पाएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाएंगे। दैट मीन्स ये क्या करे, कुछ ऐसा काम करे जिससे उनको रिजल्ट या फिर उनकी मेहनत का उनको फल ही ना मिले। टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री मतलब क्या? टू डू समथिंग दैट विल नॉट गेट द रिजल्ट यू वांट। जो रिजल्ट आप चाहते हो वो रिजल्ट आपको ना मिले, कुछ ऐसा काम करना। इस इडियम को आप उस कॉन्टेक्स्ट में भी यूज कर सकते हो कि आप पढ़ाई कर रहे हो पर्टिकुलर किसी एग्जाम की और उसमें आप कुछ ऐसी चीजें पढ़ी जा रहे हो जो एग्जाम में पूछी भी नहीं जाती है। दैट मीन्स व्हाट यू आर डूइंग, यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। ठीक है, तो इस इडियम को आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हो। हैट्स ऑफ टू समवन, बहुत ही अच्छी इडियम है, कई बार पूछी गई है। जब भी कोई पर्सन बहुत अच्छा काम करता है तो हम उसे बोलते हैं ना हैट्स ऑफ। हैट्स ऑफ मतलब वाह, आपने कितना ही तारीफों काबिल काम किया है ना। तो हैट्स ऑफ दैट मीन्स जब आप सामने वाले पर्सन को क्या करते हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस देते हो। इमेज में आपको दिख भी रहा है कि वो कैसे सामने वाले पर्सन को प्रेस कर रहा है, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है ना। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है हैट्स ऑफ। वैनिश इनटू द एयर। वैनिश इनटू द एयर पढ़ने से इडियम समझ में आ रही है। दैट मीन्स हवा में गायब हो जाना, हवा में वैनिश हो जाना, हवा में गुम हो जाना। दैट मीन्स कंप्लीटली डिसअपियर। मैजिशियन लोग क्या करते हैं, कुछ टिक्रम चलाते हैं और एकदम गायब हो जाने की कोशिश करता है ना, हमको दिखाते कि गायब हो गए, ऑल्दो वो रहते वहीं पे ही है। तो वैनिश इनटू द एयर मतलब क्या हो जाना, डिसअपियर हो जाना, गायब हो जाना। नेक्स्ट है भैया, ओ रॉकी भाई। The police was able to find the guilty, but the big fish except। आपको क्या लगता है बिग फिश का मतलब क्या होगा? बिग फिश का मतलब होता है कोई महान हस्ती, है ना, मेन लीडर। आप सभी को पता है रॉकी भाई ने केजीएफ मूवी में एज अ बिग फिश का काम किया था, है ना। तो बिग फिश का मतलब क्या होता है भैया, मेन लीडर, मुख्य नेता। इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हो। ईट वंस व्हाट, इस इडियम को हिंदी में कन्वर्ट करो तो क्या मतलब निकलेगा, खुद के वर्ड को वापस खा लेना। इसका मतलब ये होगा कि आपने जो बात पहले बोली थी अब उस बात को वापस ले लेना। क्यों? क्योंकि अब आपकी बात इलॉजिकल साबित हुई है। ये बात जनरली सेल्समैन के ऊपर एप्लीकेबल होती है। जब भी उनको कोई सामान वामान बेचना होता है तो पहले तो बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर देते कि ये प्रोडक्ट ऐसा है वैसा है, लेकिन बाद में फिर जब उनके पास कंप्लेन आती तो वो बोलते नहीं नहीं क्षमा चाहते, हमने आपको गलत बता दिया, है ना। तो ईट वंस व्हाट इसका मतलब होता है रिट्रैक्ट व्हाट वन हैज सेड। बात से क्या करना, पीछे ले लेना, जो बात आपने बोली थी उस बात को वापस से ले लेना। ठीक है। अ फेयर वेदर फ्रेंड, इडियम पढ़ के आपको क्या क्लिक हो रहा है, फेयर वेदर फ्रेंड मतलब कोई ऐसा फ्रेंड जो सिर्फ वेदर फेयर हो तो आपके साथ रहे और जब वेदर फेयर ना हो तो आपका साथ छोड़ के चले जाए। दैट मीन्स स्वार्थी दोस्त, है ना। इस इडियम का मतलब वही है। इमेज में दिख भी रहा है, जब मौसम अच्छा है तो कैसे साथ साथ में चल रहे, लेकिन मौसम खराब है फिसल गया तो भाई साहब इन पे हंसने लगे। तो फेयर वेदर फ्रेंड मतलब स्वार्थी दोस्त, ऐसा दोस्त जिस पे आप विश्वास न करो, अविश्वसनीय दोस्त भी आप इसे बोल सकते हो। कई बार एग्जाम में ये इडियम पूछी गई है, अभी 2022 एग्जाम में भी इस इडियम को पूछा गया था, है ना, प्रीलिम्स एग्जाम में। नेक्स्ट इडियम देखते भैया, ये जितनी भी इडियम मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना सारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपने अभी तक इडियम नहीं पढ़ी तो एटलीस्ट आप इन 100 इडियम्स को पढ़ के भी आगे दूसरी इडियम याद करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको कनेक्ट कर करके याद करनी ये चीज है। नेक्स्ट लिखा है भैया टू कॉल द शॉट्स। इमेज देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, टू कॉल द शॉट्स दैट मीन्स व्हाट, पर्सन इन रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब वो इंसान जो किसी भी काम को करने के लिए क्या हो, अधिकार हो, ऑथराइज्ड हो, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टू बी द पर्सन इन चार्ज। टू कॉल द शॉट्स, कॉल कौन करेगा, शॉट्स को कॉल कौन करेगा, जो ऑथराइज्ड पर्सन होगा वही करेगा। आई होप ये इडियम क्लियर हो गई होगी, इंपॉर्टेंट इडियम है, कई बार पूछी गई है। शी फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर एट हर न्यू जॉब। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। सभी ने बचपन में इस कविता को पढ़ा है। अब मछली को भैया पानी से निकाल दोगे तो वो कैसी हो जाएगी,
ऑल तो मर ही जाएगी, है ना। लेकिन इस इडियम का मतलब ये होता है किसी पर्सन को ऐसी सिचुएशन में डाल देना जो उसके लिए बहुत ही ज्यादा दुविधा पूर्वक हो। उस सिचुएशन में वो पर्सन कैसा फील करे, रेस्टलेस, अनकंफर्टेबल फील करे, है ना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा फिश आउट ऑफ वाटर, मतलब अनकंफर्टेबल एंड रेस्टलेस। नेक्स्ट है भैया कैरी द डे। कैरी द डे मतलब दिन को उठा लेना, यही होगा क्या? नहीं, कैरी द डे का मतलब होता है जीत जाना, है ना। दिख ही रहा है इमेज में आपको, ऋषभ पंत दिख रहे हैं। ऋषभ पंत ने इंडिया को सीरीज जिताई थी। कौन सी सीरीज जिताई थी? कमेंट में मुझे जितने भी क्रिकेट फैंस है वो मुझे लिख के बताएंगे, है ना। लड़के बहुत क्रिकेट के बारे में बातें करते रहते हैं, देखती हूँ मुझे कितने स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर दे रहा है ना। कौन सी सीरीज जिताई थी हमें ऋषभ पंत ने, आप लोग बताइएगा, है ना। कैरी द डे का मतलब होता है विन और बी विक्टोरियस, है ना, विजय हासिल कर लेना। Information technology has developed by leaps and bounds. Leaps and bounds का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करना, है ना। इमेज में दिख भी रहा होगा, ये भाई साहब एकदम छलांग लगा के हाई स्टेट पे पहुंच गए, है ना। तो एट अ रैपिड पेस, जब आप कोई काम करो बहुत ही आपको एकदम प्रोग्रेस मिल जाए, उसके लिए हम इस इडियम को यूज करते हैं लीप्स एंड बॉन्ड्स। हिंदी में मतलब होगा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? इफ द ऑडिट रिपोर्ट शोज एनोमलीज द फाइनेंस मैनेजर विल बी ब्रॉट टू बुक। अगर ऑडिट रिपोर्ट में एनोमलीज मिलती, एनोमलीज मतलब क्या होता है? अनियमितता। अगर बुक्स ऑडिट रिपोर्ट में अनियमितता मिलेगी तो उसके लिए किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा? फाइनेंस मैनेजर को। तो ब्रॉट टू बुक इसका मतलब होता है किसी को जिम्मेवार ठहराना। क्या होता है भाई? जिम्मेवार ठहराना। इसको याद कैसे करोगे? तो ऐसे करो, ब्रॉट टू बुक। आप बुक किसको उठा के दोगे? बट ऑब्वियसली जो इंसान रिस्पॉन्सिबल है उसी को बुक उठा के दोगे, है ना। तो यहाँ पे ये फाइनेंस मैनेजर रिस्पॉन्सिबल थे तो इसलिए इनको बुक उठा के दे दी गई। तो ब्रॉट टू बुक दैट मीन्स रिस्पॉन्सिबल पर्सन, हैंड अकाउंटेबल। आई वॉश इस इडियम का मतलब क्या होगा भाई? फोटो में दिख रहा होगा ये ढोंगी बाबा, है ना, कैसे हंस रहे हैं, अंदर ही अंदर इनके मन में कुछ खिचड़ी पक रही है ना। तो आई वॉश का मतलब होता है छलावा करना, दिखावा करना या फिर पाखंडी, ढोंग कर रचना, है ना। करेक्ट आंसर क्या होगा? अ डिसेप्शन। डिसेप्शन मतलब क्या होता है? धोखाबाजी। नेक्स्ट इडियम देखो भाई, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। अब देखो ये बच्चा था, इसको दूध पीना था, दूध की केन इसके पास रखी थी बट गलती से उसका पैर लग गया और केन गिर गई और दूध सारा बह गया। अब ये रोता रहेगा कि नहीं मुझे दूध चाहिए, मुझे दूध चाहिए, मेरा दूध बह गया। तो मिलेगा क्या? कि दूध उठ के खुद ब खुद केन के अंदर भर जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस इडियम को हम यूज करते हैं जब हम बोलते हैं ना हिंदी में, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो उसी इडियम को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। दैट मीन्स अब जो हो गया है उस पर रोने का कोई मतलब नहीं है, आगे बढ़ो, है ना। टू रिग्रेट यूजलेसली, जब आप फालतू में ही पछतावा करते हो किसी बात को लेके, उस कॉन्टेक्स्ट में हम इस इडियम को यूज करते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हो, कोई स्टूडेंट है उसने बहुत मेहनत की थी लेकिन अब उसका रिजल्ट नहीं अच्छा आ पाया, तो उसके लिए बोल सकते हो व्हाई यू आर क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क, और मेहनत करो, हो सकता है आगे अच्छा रिजल्ट मिल जाए आपको, है कि नहीं। नेक्स्ट देखो भाई, अ ड्राई रन। रन भागना, भागना सूखा भागना, ड्राई मतलब सूखा होता है। ड्राई रन मतलब क्या होता है? ड्राई रन का मतलब होता है रिहर्सल, मतलब किसी चीज की प्रैक्टिस करना। अब इसको याद करने की ट्रिक कैसी होगी? जब आप किसी के सामने फॉर एग्जाम्पल कोई प्ले परफॉर्म कर रहे हो, कोई इवेंट कर रहे हो और आसपास ऑडियंस बैठी है, तो वो आपके लिए तालियां बजाएगी, सीटी बजाएगी, आपकी वाहवाही करेगी। लेकिन जब ऑडियंस है ही नहीं, आप खुद ही गाए जा रहे हो, तो वो कैसा सूखा सूखा रहेगा कि नहीं? मजा आएगा क्या? कोई सुनने वाला भी नहीं है, हम किसको गा के सुना रहे भाई। तो ड्राई रन इसका मतलब क्या होता है? रिहर्सल। इंपॉर्टेंट इडियम है, पूछी गई एग्जाम में, याद रखिएगा आप लोग बिल्कुल इसे। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है भाई, पॉकेट एंड इंसल्ट। पढ़ने से समझ में आ रहा है कि नहीं? इंसल्ट को पॉकेट के अंदर रखना, पॉकेट के अंदर रखना दैट मीन्स क्या करना? मतलब कोई आपकी बेइज्जती कर रहा है, उसकी बेइज्जती को चुपचाप से सुन लेना, पॉकेट में रख देना। तो करेक्ट आंसर होगा बियर एंड इंसल्ट क्वाइटली। इमेज में आपको दिख रहा है ये मोहतरमा कुछ खा रही है बट इनको शायद पसंद नहीं आया, है ना। तो ये वेट्रेस को चिल्ला रही है और ये वेट्रेस चुपचाप ऐसे खड़े होकर सुन रही है ना। तो ये क्या करिए? पॉकेट एंड इंसल्ट। ओके, नेक्स्ट इडियम देखिए भैया, किथ एंड किन।
इमेज से आई होप आप लोगों ने आंसर मार्क कर लिया होगा। कित एंड किन का मतलब होता है पारिवारिक संबंध, है ना। बहुत अच्छी मूवी से इमेज लिया गया है, हम साथ साथ है, बॉलीवुड की बहुत अच्छी मूवी है। इसमें बताया गया है कि कैसे पूरी फैमिली के लोग आपस में मिल बांट के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करते हैं और फैमिली में एकता होना कितनी जरूरी होती है ना। तो कित एंड किन इसका मतलब होता है भाई भतीजे या फिर नाते रिश्तेदार, आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो, है ना, फैमिली रिलेशंस। ओके जी, राइज टू द ओकेजन। राइज टू द ओकेजन मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जब आपको मौका मिला था और आपको कोई काम सौंपा गया था और उस काम को आपने बहुत अच्छे से किया, है ना। मतलब ऐसा भी उस कॉन्टेक्स्ट में भी आप इस इडियम को यूज करते हो कि सिचुएशन कुछ बहुत ज्यादा खराब थी लेकिन आपने उठे, आपने कुछ ऐसा काम किया जो लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित हुआ, तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं इस इडियम को, राइज टू द ओकेजन। ठीक है, शो यू कैन डील विद द सिचुएशन सक्सेसफुली। अब इस इमेज में हमने उरी का फोटो लगाया हुआ है ना। उरी में दिखाया गया था कि कैसे ये अपने भाई का बदला लेने के लिए बिल्कुल सिचुएशन से सक्सेसफुली डील करते और पाकिस्तान के बेस कैंप में बहुत ज्यादा तबाही मचाकर आ जाते हैं, है ना, बदला ले लेते हैं। तो राइज टू द ओकेजन मतलब क्या? किसी भी सिचुएशन से बहुत अच्छे से डील कर जाना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं भाई। He makes himself a laughing stock by saying foolish things. Laughing stock मतलब क्या? पढ़ने से ही समझ में आ रहा है। Laughing stock, हंसने योग्य पात्र, है ना। इमेज में आपको दिख रहा है क्लाउन। क्लाउन क्या करता है? हमेशा कुछ ऊटपटांग हरकत करता रहता है और उसको देख के ऑडियंस हंसती रहती है ना। तो वो क्या है? हंसने योग्य मात्र है ना, ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल, हंसने योग्य मात्र, इसे आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो लाफिंग स्टॉक। पढ़ने से ही समझ में आ रहा है, याद रखना। नेक्स्ट है भाई, नो वन बिलीव्स योर कॉक एंड बुल स्टोरी। अब कॉक एंड बुल स्टोरी ये क्या होता है भाई? देखो, अब मान लो ये कॉक है, ये अपनी भाषा में कोई स्टोरी बता रही है, इसको ये समझ पाएगी क्या? नहीं समझ पाएगी। और ये बुल अपनी भाषा में कुछ समझाने लग रही है इसको, ये समझ पाएगी क्या? कॉक समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। दैट मीन्स दोनों ही कुछ ऐसा कह रहे हैं जो सामने वाले पर्सन को बिल्कुल अजीब ही लग रहा हो, है ना। हिंदी में कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है मन गढ़ंत कहानी। बच्चे लोग करते भी ऐसा, उनकी मदर जब उनसे पूछती है बता कहाँ गया था, तो कुछ भी कहानी बना के बता देते हैं, है ना। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम इस इडियम को यूज करते हैं, मैं आपकी कॉक एंड बुल स्टोरी पे बिलीव नहीं कर सकता हूं, है ना। दैट मीन्स व्हाट? इम्प्रोबेबल स्टोरी, मन गढ़ंत कहानी। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखो भाई क्या लिखा है, he will get his work done by hook or by crook। वेरी इंपॉर्टेंट इडियम, हुक और बाय क्रुक, इसका मतलब होता है किसी भी तरह से, कैसे भी करके, है ना, चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए, मुझे ये काम आज के आज फिनिश चाहिए। बाय एनी मीन्स, गुड और बैड। वेरी इंपॉर्टेंट इडियम, सिंपल टू लर्न। नेक्स्ट है भैया, टू मेक बोथ एंड्स मीट। दो एंड्स है, उन दो एंड्स को मिलाने की कोशिश करना। दैट मीन्स क्या करना? दैट मीन्स जितना रिसोर्सेज, जितनी इनकम आपके पास है उसी में ही गुजारा बसर करना। सिंपल लैंग्वेज वन वर्ड में क्या बोलोगे? गुजारा बसर करना। मतलब आपके पास कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ इनकम है और उसी में ही आप अपनी सारी चीजें बैलेंस आउट कर रहे हो, उस कॉन्टेक्स्ट में हम इस इडियम को यूज करते हैं, है ना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? टू हैव जस्ट इनफ मनी टू लिव। इमेज में दिख रहा है आपको ये भाई साहब कैसे बैलेंस कर रहे बिल्कुल अपनी लाइफ को, है ना, टू मेक बोथ एंड्स मीट। ऑन टेंटर हुक्स, इमेज देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? टेंटर हुक्स का मतलब क्या हुआ? ओहो, ये तो चले गए उधर, है ना। टेंटर हुक्स का मतलब होता है जब आप किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा परेशान होते हो, दुखी होते हो, एंग्शियस होते हो, है ना, वेरी टेंस। ये इडियम कई बार एग्जाम में पूछी गई है, एसएससी नहीं, इवन डिफेंस की सारी एग्जाम्स में मैंने देखी है, एफकेट हो गया, सीडीएस हो गया, एनडी हो गया, सारी एग्जाम्स में इस इडियम को पूछा गया है। तो याद रखना, ऑन टेंटर हुक्स इसका मतलब परेशान होना, वेरी टेंस। नेक्स्ट वन इज फुल ऑफ बीन्स। इस इडियम का मतलब क्या होता है? तो ध्यान से देखो, इमेज में आपको दिख रहा होगा ये सारे बीन्स आपको कैसे दिख रहे हैं? बिल्कुल हैप्पी हैप्पी दिख रहे कि नहीं? तो फुल ऑफ बीन्स इसका मतलब हुआ हैप्पी एंड एनर्जेटिक। इस इडियम को आप ऐसे यूज कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल आपके ऑफिस आप गए और वहां पे देखा आपने आपका कोई कलीग है बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे मूड में है ना, काम करने में भी बहुत एक्टिव दिख रहा है आज, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो यू आर लुकिंग फुल ऑफ बीन्स टुडे। दैट मीन्स व्हाट? आप आज बहुत ज्यादा हैप्पी और एनर्जेटिक दिख रहे हो। ओके जी, नेक्स्ट देखिए क्या आइडियम है,
हरक्यूलिन टास्क। टास्क कैसा है भाई? हरक्यूलिन है। इमेज में दिख रहा है आपको एक स्टैचू है, वो एक बड़ा सा पत्थर उठाने की कोशिश कर रहा है ना। दैट मीन्स कोई ऐसा काम कर रहा है जिसमें बहुत ज्यादा आपके फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत हो, है ना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा एक ऐसा जॉब जिसमें बहुत ही ज्यादा आपकी मेहनत लगे, कठिन कार्य, इसे सिंपल लैंग्वेज में आप बोल सकते हो। टास्क कैसा है? हरक्यूलिन टास्क है ना। आप इसे सिंपल लैंग्वेज ऐसे यूज कर सकते हो डे टू डे लैंग्वेज में कि आपको कोई बहुत बड़ा सामान उठाना था और आप उस सामान को नहीं उठा पा रहे हो, तो आप बोलोगे दिस इज अ हरक्यूलिन टास्क फॉर मी। नेक्स्ट क्या है भैया? देखो, द वेडिंग प्रिपरेशंस आर इन फुल स्विंग। वेडिंग प्रिपरेशंस कैसी चल रही है? फुल स्विंग चल रही है। अब स्विंग मतलब होता है झूला, झूला भी कैसे एकदम फुल स्विंग है। दैट मीन्स क्या? दैट मीन्स क्या? दैट मीन्स एट द हाइट ऑफ एक्टिविटी, मतलब बिल्कुल चरम सीमा में होना किसी चीज का। जब आप कोई काम कर रहे हो और एकदम हाईएस्ट लेवल पे कर रहे हो, बिल्कुल जोर शोर से कर रहे हो, उसके लिए हम यूज करते हैं फुल स्विंग। फुल स्विंग मतलब जोरों शोरों से, हिंदी में लिख लेना, है ना। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, इन टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन द डिमांड फॉर गुड्स इज ऑन द वेन। जब इकोनॉमिक रिसेशन, मंदी चल रही थी, तो जो डिमांड थी गुड्स की वो ऑन द वेन थी। अब आप इस ईडियम का मतलब तो सेंटेंस पढ़ के भी निकाल सकते हो, है ना। कभी कभी एग्जामिनर आपको ईडियम सेंटेंस के थ्रू दे देता है और कभी कभी डायरेक्ट दे देता है, जैसे यहाँ पे डायरेक्ट दी हुई थी, है ना। तो इस वाले कॉन्टेक्स्ट में इडियम का मतलब निकालना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि आप सेंटेंस समझ जाओगे पॉजिटिव है, दैट मीन्स इडियम का मतलब भी पॉजिटिव है। यहाँ पे नेगेटिव बात हो रही है, मंदी की बात हो रही है, दैट मीन्स मंदी की बात होगी। ऑन द वेन का मतलब क्या होता है? ऑन द डिक्लाइन, जब कोई चीज बिल्कुल क्या होती जा रही हो? कम होती जा रही हो। ऑन द वेन मतलब किसी चीज का घटना, ऑन द डिक्लाइन। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है भाई? द embezzlement in the company's account has come to light। एम्बेजलमेंट का मतलब होता है जब आप किसी चीज को बिल्कुल घुमा फिरा देते हो, मेल जोल कर देते हो, है ना, उसे हम कहते हैं एम्बेजलमेंट। जो कंपनी की एम्बेजलमेंट थी अकाउंट में, वो कम टू लाइट हो गई। कम टू लाइट मतलब क्या? उजागर हो गई, लोगों के सामने आ गई। ईडियम पढ़ने से ही समझ में आ रही है ना। करेक्ट आंसर होगा बीन रिवील्ड, उजागर हो जाना। कंसील का मतलब होता है छुपाना और रिवील का मतलब होता है उजागर। पढ़ने से ही समझ में आ रहा है। कम टू लाइट मतलब किसी चीज के बारे में आपको पता चल जाना। नेक्स्ट लिखी है, द न्यू सीईओ इज इन फेवर ऑफ गिविंग प्लेंटी ऑफ एल्बो रूम टू द मैनेजर। जो न्यू सीईओ थे वो किस फेवर में थे कि मैनेजर्स को एल्बो रूम दो। एल्बो रूम दो मतलब क्या? उनको रूम दे दो, क्या छुट्टी दे दो, फ्रीडम दे दो, कंपटीशन दे दो, कि सैलरी दे दो। एल्बो रूम, इसको याद कैसे करोगे? एल्बो रूम का मतलब होता है किसी को कार्य करने की इनफ स्वतंत्रता देना, है ना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। याद कैसे करोगे एल्बो रूम? अगर कोई इंसान आपके पास बैठा है, दैट मीन्स क्या कर रहा है? वो आपके ऊपर पूरी नजर रख रहा है ना। लेकिन जब आप किसी को एल्बो एल्बो के जितना डिस्टेंस दे रहे हो, दैट मीन्स आप उसको बोल रहे हो कि हाँ भैया तेरे को जो काम करना है तो कर ले, तुझे पूरी आजादी है कि नहीं। तो याद रखना, एल्बो रूम, freedom to do what one wants। Again very important idiom। a square deal। square deal, डील मतलब होता है सौदा, सौदा। स्क्वायर, स्क्वायर मतलब तो होता है जिसकी चारों साइड बराबर हो। दैट मीन्स डील भी कैसी? बराबर डील हो जो, है ना। एक ऐसी डील जिसमें सभी का क्या हो? फायदा हो, दोनों पार्टी का जिसमें फायदा हो, उसे हम कहते हैं स्क्वायर डील। एंड एडवांटेजियस डील। आई होप आपको ट्रिक समझ में आई होगी कैसे हमने इसको याद किया है। नेक्स्ट देखो भैया क्या लिखा है, टू हैव एन एक्स टू ग्रंट। हिंदी में इसे हम कहते हैं स्वार्थ से भरा उद्देश्य। जब आपके मन में आप किसी काम को कर रहे हो लेकिन उसमें आपका कोई पर्सनल मोटिव छुपा हुआ हो, उस कॉन्टेक्स्ट में हम इस इडियम को यूज करते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, टू हैव अ सेल्फिश मोटिव इन डूइंग समथिंग। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट इडियम है, अगेन याद रखिएगा आप लोग। टू टर्न द कॉर्नर। टू टर्न द कॉर्नर, इस इडियम का मतलब क्या होता है भाई? इमेज देखो, एक मान लो ये रोड है और यहाँ पे एक बाइक चल रही है। बाइक यहाँ पे तो चल रही है आराम से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे इसको कॉर्नर टर्न करना होगा तो इसको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होगा कि यहाँ से कोई गाड़ी ना आ जाए, कोई मेरे पीछे से ओवरटेक ना कर दे, कोई यहाँ से ना घुस जाए, है ना। दैट मीन्स जब आप कॉर्नर टर्न करते हो तो आप क्या करते हो? क्रिटिकल स्टेज को पास करते हो कि नहीं? तो करेक्ट आंसर यही है, टू पास द क्रिटिकल स्टेज। उसका मतलब क्या होता है? टू टर्न द कॉर्नर। इसको आप ऐसे ट्रिक के थ्रू याद करोगे तो बहुत इजीली याद हो जाएगा आपको। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, इसका मतलब क्या होगा भाई?
लाइंस के बीच में से पढ़ लेना मतलब क्या? लाइंस के बीच में से पढ़ लेना मतलब जो बात आप छुपाना चाह रहे थे उस बात को भी समझ लेना, है ना, जो चीज उसमें छुपी हुई थी उस बात को भी समझ जाना। करेक्ट आंसर होगा टू अंडरस्टैंड द इम्प्लाइड मीनिंग, छुपी हुई बात को जान जाना। टू रीड बिटवीन द लाइंस, लाइंस के बीच का समझ जाना। आई होप इडियम अच्छे से समझ में आ रही होगी। 2022 अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछी गई है ये। नेक्स्ट देखो, ऑन क्लाउड 9, जब आप क्लाउड 9 पे होगे तो आप कैसे होगे? एकदम खुश, है ना। हिंदी में इस इडियम को हम कहते हैं सातवें आसमान पर होना। जैसे ही आपका रिजल्ट आता है तो उस दिन आप और आपकी फैमिली कैसे होते हो? ऑन क्लाउड 9, दैट मीन्स आप उस दिन बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हैप्पी होते हो और बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हो। तो करेक्ट आंसर होगा एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड, है ना। इसे आप डे टू डे लाइफ में भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज ऑन क्लाउड नाइन व्हेन माई रिजल्ट वॉज डिक्लेयर्ड, है ना। तो इस तरीके से आप ईडियम को सेंटेंसेस के थ्रू कनेक्ट करोगे तो बहुत इजीली आपको याद हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, स्टोन्स थ्रो। स्टोन्स थ्रो कई बार ईडियम पूछी गई है। अब देखो, ये दोनों भाई साहब एक दूसरे के घर पत्थर फेंक रहे हैं, है ना। पत्थर फेंक रहे, दैट मीन्स इनके घर क्या है, एकदम नजदीक नजदीक है ना, तभी तो आप पत्थर फेंक पा रहे हो। अगर दूर होता तो पत्थर पहुंचता क्या? नहीं पहुंचता। तो स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत ही कम दूरी, उसे हम कहते हैं स्टोन्स थ्रो, है ना। इसको आप ऐसे यूज कर सकते हो, माई हाउस इज स्टोन्स थ्रो एट योर्स, मतलब मेरा घर तुम्हारे घर के बहुत ही ज्यादा क्या है, नजदीक है जी। तो सिट ऑन द फेंस, ये भाई साहब फेंस पे बैठ गए हैं। फेंस पे बैठ गए मतलब क्या? मतलब इनको दोनों में से किसी भी साइड को नहीं लेना है, ए वाली साइड को भी नहीं लेना है, बी वाली साइड को भी नहीं लेना है, ये बिल्कुल बीच में बैठ गए, इनको ना कोई डिसीजन नहीं लेना है ना। अवॉइड टेकिंग साइड्स, करेक्ट आंसर होगा इसका अवॉइड टेकिंग साइड, है ना। सिट ऑन द फेंस, फेंस पे बैठ जाना मतलब दोनों पक्ष का ही साथ नहीं देना, है ना। इन द सेम बोट, इन द सेम बोट आपको इडियम पढ़ने से ही समझ में आ रही होगी। दैट मीन्स जब दो पर्सन की सिचुएशन एकदम बिल्कुल सेम सेम हो, है ना, उसके लिए हम यूज करते क्या, इन द सेम बोट। टू बी इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन एज समवन एल्स। अब इसे आप यूज कर सकते हो कैसे? कोई आपका फ्रेंड है, वो भी तैयारी कर रहा है 1 साल से, उसकी भी एग्जाम नहीं निकली, आपकी भी नहीं निकली, तो आप ऐसे बोल सकते हो वी आर इन द सेम बोट। दैट मीन्स आप दोनों अभी सेम डिफिकल्ट सिचुएशन पर हो। एप्पल ऑफ वंस आई, हिंदी में हम इसे कहते हैं आंखों का तारा, है ना। आंखों का तारा मतलब बहुत ही ज्यादा प्यारा दुलारा, जो आपके बहुत ही ज्यादा फेवरेट हो, उसके लिए हम इस इडियम को यूज करते हैं एप्पल ऑफ वंस आई, वेरी डियर। बरी द हैशेट, बरी मतलब क्या होता है, गाड़ देना। गाड़ देना मतलब क्या कर देना भैया, इनके हाथ में जो चीजें थी उन्होंने फेंक दी। दैट मीन्स अब इनके बीच जो भी झगड़ा था वो क्या हो गया, खत्म, है ना। जड़े मुर्दे मतलब गाड़ देना, मतलब अब जो पुरानी बातें, जो भी झगड़े पुराने उसको नहीं लेकर आना, अब सब कुछ पुरानी बातों को भूल जाना, उसे हम कहते हैं बरी द हैशेट। ठीक है, बरी गाड़ना, गाड़ना मतलब पुरानी बातों को गाड़ देना, भूल जाना, फॉरगेट पास्ट क्वारल्स। 40 विंग्स, 40 विंग्स क्या होता है? इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि 40 मिनट का जो नैप होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है, उससे आप एकदम रिफ्रेश हो जाते हो बिल्कुल। तो 40 विंग्स इसका मतलब होता है अ शॉर्ट नैप। बहुत सारी लेडीज है दिन में खाना खाने के बाद शॉर्ट नैप लेती है ना, 40 मिनट्स का, उसे हम क्या कहते हैं, 40 विंग्स। इसको आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, 40 मिनट्स का नैप, दैट मीन्स व्हाट, 40 विंग्स। चलिए जी, अब हमारी इडियम्स खत्म होने वाली है। तो एक बार जो स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को हम बता दें कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इंग्लिश पूरा बेसिक से स्टार्टिंग से पढ़ना चाहता है तो आप हमारा बैच इनरोल कर सकते हो। इसमें मैंने पूरा आपको ग्रामर पढ़ाया है, वोकैबुलरी पढ़ाया है, कंप्रीहेंशन में जहाँ पे स्टूडेंट्स को क्लोज टेस्ट और PQRS में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो सारी चीज़ें मैंने इस बैच में कवर कराई है। एक बार प्लीज़ आप इस बैच में एज अ ट्रायल बैच लेकर जाना और देखना कितनी बढ़िया तरीके से मैंने सारी चीजें आपको कवर कराई है। क्लास नोट्स तक इवन प्रोवाइड कराया है, पूरा स्टडी मटेरियल एप्लीकेशन पे अपलोडेड है, काफी सारे मॉक टेस्ट अपलोडेड है और साथ ही साथ 1 साल की वैलिडिटी है। तो अगर कोई स्टूडेंट नया है जो पूरा बेसिक से इंग्लिश पढ़ना चाहता है और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो एक बार आप लोग रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना और वहां से आप हमारे इस कोर्स को परचेस कर सकते हो जी। ठीक है, नेक्स्ट इडियम देखो, होल्ड योर हॉर्सेस। अब ये क्या कर रहा है, हॉर्सेस को होल्ड करा। हॉर्सेस को अगर आप दौड़ाते हो तो बिल्कुल स्पीड में भागते हैं। अब आपको किसी ने बोला होल्ड योर हॉर्सेस, दैट मीन्स व्हाट, रुक जाओ, धीरे चलो, ज्यादा तेज मत भागो,
है ना। तो होल्ड योर हॉर्सेस, इसका मतलब क्या हुआ, ज्यादा तेज मत चलो, स्लो डाउन हो जाओ। आ रही है सभी को बात समझ में? इडियम्स कैसी लग रही है मुझे सभी लोग कमेंट में जरूर बताइएगा प्लीज। कट अ सॉरी फिगर, इमेज के थ्रू आपको क्या क्लिक हो रहा है? ये भाई साहब इनके इंटरव्यू ले रहे हैं, बट ये है तो बैठ के भैया नींद के उसमें चली गई है ना इस। तो कट अ सॉरी फिगर का मतलब होता है बुरा अपना क्या छोड़ना, इंप्रेशन छोड़ना, क्रिएट अ पुअर इंप्रेशन। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कट अ सॉरी फिगर। ठीक है, इंपॉर्टेंट इडियम है, याद रखना। सॉरी जब आप कोई गलती करते हो तब, और सॉरी फिगर छोड़ कट कर रहे हो, दैट मीन्स क्या, आप किसी के ऊपर कोई बुरा इंप्रेशन डाल रहे हो। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है निराशा में आशा की एक किरण, है ना। हम कहते हैं कि हर काली रात के बाद एक उजियारी सुबह आती है ना। दैट मीन्स हर बुरी चीज के बाद कुछ ना कुछ अच्छा होता है। ये चीज अपनी लाइफ से भी आप लोग रिलेट कर सकते हो। कभी भी लाइफ में कुछ खराब हो, बुरा हो, तो हमेशा याद रखना, एक काली रात के बाद जो नेक्स्ट मॉर्निंग होती है वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होती है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, समथिंग प्रॉमिसिंग इज देयर इन एनी डिफिकल्ट सिचुएशन, निराशा में आशा की एक किरण, मतलब किसी बुरी चीज में कोई अच्छी चीज भी छुपी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट इडियम। नेक्स्ट है अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, फिस्ट मुट्ठी, मुट्ठी में पैसा कोई दबा के रखता है, दैट मीन्स वो क्या करता है, पैसा खर्चा ही नहीं करता है ना। उसको जितना भी बोलो पैसा निकाले, लेकिन वो कभी अपनी मुट्ठी नहीं खोलता है, हमेशा अपना पैसा मुट्ठी में दबा के रखता है। दैट मीन्स वो कैसा पर्सन है, वो बहुत ही ज्यादा कंजूस मक्खी चूस है ना, अमाइजरली पर्सन। उसके लिए हम ये इडियम को यूज करते हैं। कोई आपका दोस्त हो जब भी कभी खर्चा नहीं करता हो, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप उसके लिए यूज कर सकते हैं, तो क्लोज फिस्टेड यार, कभी खर्चा ही नहीं करता है, कंजूस है, मक्खी चूस है। नेक्स्ट है भैया, किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, एक तीर से दो निशान, कहते हैं कि नहीं, उसी इडियम को हम इंग्लिश में कहते हैं किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, मतलब एक पत्थर से दो निशान है ना। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, टू अचीव टू रिजल्ट विथ अ, ठीक है, दैट मीन्स दो निशाने कर रहे हैं भाई साहब, आपको दिख रहा है एक ही स्टोन से, है ना। तो इंपॉर्टेंट इडियम है ये। ओके, सो दिस वाज आवर लास्ट इडियम। हमने 100 इडियम्स कवर कर ली है डियर स्टूडेंट्स। अब आप लोग मुझे बताइएगा कि 100 में से आप लोगों का क्या स्कोर रहा। ठीक है जी, सेशन कैसा लगा वो भी बताना। पीपीटी बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी, हमारी पूरी टाइपिस्ट टीम भी थी, मैं भी थी। तो प्लीज़ आप लोग हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना है, बस लाइक करना है, ठीक है, और कमेंट करके मुझे बताना है कि आप लोगों को सेशन कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना है। और जो भी स्टूडेंट ऐसा है जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, तो उसके लिए हमारा रूट एप्लीकेशन है। रूट एप्लीकेशन पे आपको हमारे सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। जीएस के लिए हमारा आरंभ बैच है, उसमें आपको सारे बेस्ट फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारी चीज़ें। उसके अलावा इंग्लिश आपको पढ़ना है तो आपको मेरा बैच मिल जाएगा। मैथ्स के लिए आपको 70 आवर्स का कोर्स मिल जाएगा। रीजनिंग के लिए, सारी एग्जाम्स के लिए आपके फाउंडेशन कोर्सेज हमारे रूट एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। एक बार आप जाके जरूर विजिट कीजिएगा, ठीक है। और सेशन कैसा लगा कमेंट में मुझे बताइएगा जरूर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जरूर मिलेंगे। आज के लिए यहीं पे आप लोगों से विदा लेते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड जय हिंद टू ऑल।